GVNs, welcome to Stematics Guide, learn wide and grow with pride. Hey students, कैसा सब मजे में? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड ज्योमेट्री का वन शॉट, यानी कि एक शॉट में पूरा सॉलिड ज्योमेट्री चैप्टर इकट्ठा। इसमें हम टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं स्फीयर, कोन और सिलेंडर को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कर दो। तो सॉलिड ज्योमेट्री का जो सबसे पहला फिगर है वो है हमारा स्फीयर। सबसे पहले तो हमें स्फीयर की डेफिनेशन को देखना है। ये पूछी जाती है 1.5 मार्क्स के लिए। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन स्पेस सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। देखिए ये हमारे पास में स्फीयर का डायग्राम है। ऐसा आप सी से सेंटर डिनोट कर सकते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस को आर ले सकते हैं। अ स्फीयर इज द लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ, जो कुछ भी रास्ता एक पॉइंट ट्रैवल कर रहा है। कहां पे कर रहा है उसके लिए एक ज्योमेट्रिक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो फिक्स पॉइंट है वो हो गया सेंटर और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस। देखिए ये फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले तो देखिए मैंने एक सुई से एक धागे को बांध दिया है और उसके साथ में ये जो आपके एंड पॉइंट में ये ग्रीन कलर का जो आपको धागा थोड़ा सा ऊन बंधा हुआ दिख रहा है वो एक वेरिएबल पॉइंट है और सुई से जो धागा बंधा हुआ है उस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। अब मैं इस धागे को ऐसा ऐसा घुमा रहा हूं, कहीं से भी ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी घुमा रहा हूं, तो हमारा जो ये वेरिएबल पॉइंट है ये मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है? इस धागे की लेंथ। ठीक है, ऐसे मूव करता है। जब ये ऐसा होता है तब एक स्फीयर फॉर्म होता है। समझ रहे हो? इसी तरीके से हमारा कोई भी स्फीयर या फिर एक जनरल 3 डायमेंशनल स्फीयर फॉर्म होगा। तो ऐसे फॉर्म होता है हमारा स्फीयर और ये रही स्फीयर की डेफिनेशन। आगे नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर के 4 फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। पहला है हमारा सेंट्रल फॉर्म, यानी कि सेंटर से जब हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालेंगे उसे कहते हैं सेंट्रल फॉर्म। देखिए हमारे पास में सेंटर दिया हुआ है ABC और रेडियस R। इसके हमें इक्वेशन मिलेंगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आती है हमारे रेडियस के फॉर्मूले से। यानी कि जब हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तब हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अगर मैं इसी को एक्सपैंड कर दूं तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेंट्रल फॉर्म की जनरल टाइप की इक्वेशन। अब अगर मेरा सेंटर ओरिजिन हो जाए यानी कि 0,0,0, ठीक है, तो अगर आप यहां पर 0,0,0 पुट करते हैं ABC की जगह पे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। साथ ही में एक रफ डायग्राम दिया हुआ है आपको अच्छे से समझाने के लिए। कुछ चीजें इसमें नोटिस करने वाली है। तो देखिए हमारे पास में जो इक्वेशन मिली है वो है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसे कहते हैं डिग्री। तो हमारे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 पावर है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर सेम या फिर इक्वल। अब यहाँ पर आप ध्यान में दीजिएगा जब भी आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं तो उसमें नोटिस करना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बना ले, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व आउट करें। कोई भी टाइप की इक्वेशन हो लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है तो इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले ही 1 बना ले, उसके बाद ही आगे पे सॉल्व आउट करें। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए यह हमारे पास में भली सेकेंड डिग्री इक्वेशन है लेकिन यहाँ पर सेकेंड डिग्री के कुछ टर्म्स नहीं है, जैसे कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। आप यहाँ पर ध्यान लगा के देखिए ये भी जो टर्म्स है इनकी भी पावर 2 है लेकिन ये एब्सेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स है, ये हमारे नोट करने लायक है इस जगह पे। और साथ ही में ध्यान में रखिएगा अगर आपको सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है तो आपको ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। सेकेंड फॉर्म है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो देखिए इसमें क्या है, सेंटर हमारा दिया रहता है -u -v और -w। जैसे कि पिछले वाले में ABC दिया था, अब -u -v और -w दिया है। और यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो होती है यानी कि रेडियस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब सवाल ये आता है कि अगर पहली वाली इक्वेशन थी तो दूसरी वाली की जरूरत क्या थी भैया? इसे बनाया क्यों?
तो इसका जवाब ये है, देखिए पहली वाली में आपको रेडियस निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को, ठीक है, फैक्टराइज करके कुछ टर्म्स के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता। अब देखिए यहां पर तो ये काफी आसान काम हो चुका है, क्योंकि सेंटर हमारे पास में दिया ही है। अब यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली ही फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सेंटर पता है तो। पिछली बार की तरह कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारे पास में डी है ये कांस्टेंट होता है, तो ऐसे सेंटर और रेडियस के लिए हमारी जो स्फीयर की इक्वेशन है वो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे पास में 2 पॉइंट्स है नोट करने के लिए। देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 1, अगर रेडियस 0 हो जाए तो जो स्फीयर है हमारा वो पॉइंट स्फीयर में रिड्यूस हो जाएगा। देखिए कैसे, तो जैसा कि पिछली बार हमारे पास में इस धागे की लेंथ की कुछ हमें रेडियस मिल रही थी स्फीयर फॉर्म होते वक्त, अब अगर ये रेडियस 0 हो जाए यानी कि एकदम हो गई 0, ठीक है, तो अब हमारे पास में जो स्फीयर बनेगा वो क्या होगा, पॉइंट स्फीयर। 2 डायमेंशनल में क्या होता था, पॉइंट सर्कल, 3 डायमेंशनल में हो जाएगा पॉइंट स्फीयर। अब जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा 3 डायमेंशनल में, उसी के ऊपर पे वेरिएबल पॉइंट भी कॉन्साइड कर देगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास में पॉइंट स्फीयर मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए अगर आपके पास में एक ऐसा कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस कुछ 1 इंच है, अगर हम इसे रिड्यूस कर दें एकदम पॉइंट स्फीयर के फॉर्म में, तो वो कुछ ऐसा छर्रे जितना या फिर इससे भी छोटा, एकदम न्यूट्रल, एकदम 0 रेडियस का आपको एक स्फीयर मिलेगा, जो कि होगा हमारा पॉइंट स्फीयर। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा सा स्फीयर रेड्यूस हो जाएगा एकदम छोटे से पॉइंट स्फीयर में अगर रेडियस 0 हो जाए तो। आगे हमारा पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर इफ द स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि हमारा जो स्फीयर है वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल पॉइंट पी है एक्स y z। अगर इसको हम ओरिजिन मान ले, यानी कि अगर x y और z की जगह पे हम ओरिजिन पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो हमें इक्वेट करने पे d की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। बस इतनी सी बात है। तीसरा फॉर्म है हमारा डायमीटर फॉर्म, या फिर आप इसे कह सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म भी। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास में a और b 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। जैसा कि सर्कल में हमारे पास में डायमीटर होता था वैसे ही स्फीयर में होता था। ठीक है, और स्फीयर में हमेशा इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं, जैसा कि सर्कल में होता था वैसा ही। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, a और b, और एक p हमने अज्यूम कर लिया है वेरिएबल पॉइंट। अब फंडा क्या कहता है, हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो फंडा ये कहता है कि जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ एंगल वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, जो कि हमारे पास में 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, ये आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, अगर ये 90 डिग्री का है तो 2 लाइन परपेंडिकुलर जब मीट करती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही फंडा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, a से p तक के x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और फिर p b के लिए x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। ऐसे हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का सम 0 आएगा। ये हो जाती है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिकल फॉर्म। नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन है हमारे पास में जो कि 4th है, 4 पॉइंट फॉर्म। पर देखिए जो 4 पॉइंट है वो नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, यानी कि एक ही प्लेन में चारों पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर एक ही प्लेन में चारों के चारों पॉइंट हो गए तो वो तो फिर सर्कल बन जाएगा, क्योंकि उससे स्फीयर की इक्वेशन नहीं मिल सकती। स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है तो उसके लिए हमें 4 एक प्लेन में नहीं होने वाले पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, भले ही वो ऊपर नीचे हो, आगे दाएं बाएं राइट लेफ्ट कैसे भी हो चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो बड़ा सा डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसको 0 के इक्वेट करने पे जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 4 पॉइंट फॉर्म। हमारे पास में जो 4 पॉइंट्स है x1 y1 z1, उनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। लेकिन एसजी सर एग्जाम में इतना बड़ा डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो मेरा जवाब है ना मुन्ना ना, हमें इसे सॉल्व आउट ही नहीं करने का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स पेड़ पे लाई कर रहे हैं। हमने इसके पहले जनरल फॉर्म पढ़ा था, उसमें चारों के चारों पॉइंट्स को पुट कर दो तो हमारे पास में 4 इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये 4 इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि x1 y1 और z1 की वैल्यू कुछ नंबर में आएंगे। ठीक है, हमारे पास में जो वेरिएबल रहेंगे यानी कि जो पता करने रहेंगे वो होगी 4 चीजें, u v w और d। तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो हमने इसके लिए 10th क्लास में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करना है।
सिंपल सी बात है, आपको चौथे वाले से u की वैल्यू निकाल लेनी है। ये v, w और d के टर्म में आएंगी, इसको पुट कर दो 3 में। अब यहाँ से u एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या v, w, d। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको पुट कर दो ऊपर वाली में। यहाँ से फिर w और d की वैल्यू में से w की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, और हमारे पास में d की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी एक वैल्यूज को निकाल कर बाकी में पुट कर करके बाकी की 4 वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहां तक के पॉइंट खत्म होता है। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। अब भाई प्लेन सेक्शन होता क्या है? तो जब भी कोई 3 डायमेंशनल फिगर को एक प्लेन कट कर देता है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, यानी कि सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स जो कि एक 3 डायमेंशनल फिगर और उस प्लेन का होगा, उसे कहते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ दैट 3 डायमेंशनल फिगर। यहाँ पर स्फीयर है तो प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। देखिए कैसे, देखिए ये जो बॉल है ये हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्फीयर गिवन है। लेकिन हॉलो इसलिए मैंने लिया है ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। तो इस हॉलो स्फीयर से जब मैं इस प्लेन को यानी कि इस पेपर को जब मैं पास आउट करूंगा तो कुछ सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है दिख रहा है आपको, सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स इसके बीच में, ठीक है। जो पेपर अंदर पे है स्फीयर के अंदर पे वो होगा सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और उस कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे एक प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर को कट कर रहा है, ठीक है। अब वो हमेशा एक सर्कल ही होगा। अब ये चाहे इसके नीचे से कट करे या फिर ऊपर से कट करे, लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सर्कल ही फॉर्म आउट होगा। देखिए वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यानी कि अगर इस स्फीयर से कोई भी प्लेन पास आउट हो जाता है, उसे कट कर जाता है, तो हमारे पास में जो प्लेन सेक्शन मिलने वाला होगा वो होगा एक सर्कल। देखिए ऐसा मिलेगा हमें एक सर्कल, ठीक है। इसके ऊपर स्फीयर और थोड़ा सा पोर्शन स्फीयर का इसके नीचे, ऐसे मिलेगा प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल। की बात ये थ्योरम बोल रहा है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास में हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है जो कि एकदम एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अब सेंटर ऑफ द सर्कल इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ टू द प्लेन, ठीक है। कैसे हो रहा है ये? सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि हमारे पास में जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो है O, ठीक है। अब ये जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी पॉइंट से लेकर उस पॉइंट पे तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये जो प्लेन पे है ये CO एक परपेंडिकुलर की तरह जा रहा है, तो यानी कि O जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके उस प्लेन तक, ठीक है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये कहां से आया भाई? सिंपल है यार, अपना 8th क्लास का फंडा है, छोटा सा फंडा है, बहुत ही फेमस है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम फ्री में मिलेगा, ठीक है, वहीं से आएगा। अब ये जो R है वो क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, जो प्लेन सेक्शन बना ना वो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस स्मॉल r, और जो बिग R है वो स्फीयर का रेडियस है, और जो P है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। ये जो CO है ना हमारा वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहा है इफ प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द सर्कल इज अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल, ग्रेट मतलब क्या? बड़ा। तो अगर एक प्लेन किसी स्फीयर को कट कर रहा है तो सबसे बड़ा सर्कल कब फॉर्म होगा? चलो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो चलो मैं ही बता देता हूं। जब एक प्लेन किसी भी स्फीयर को उसके सेंटर से पास आउट हो जाता है, उसके सेंटर से, तब जो सर्कल मिलेगा वो सबसे बड़ा सर्कल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखिए बाकी जगह से अगर कट करता है तो उसका मिनिमम पोर्शन इंटरसेक्ट करेगा ना दोनों का, यहां पर से ही मैक्सिमम पोर्शन इंटरसेक्ट कर सकता है। तो सबसे जो बड़ा सर्कल फॉर्म होगा, ग्रेट सर्कल, कब फॉर्म होगा? जब प्लेन स्फीयर के सेंटर से पास आउट हो जाए तब ग्रेट सर्कल बनेगा। अब अगर ग्रेट सर्कल बन रहा है, स्फीयर के सेंटर से पास आउट हो रहा है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर इज सेम एज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसा कि हमने यहां पर देखा, अगर ये इसको मैंने बीच से काटा हुआ है, अगर मैं यहां से पास आउट करता हूं और जो इंटरसेक्शन पोर्शन मिलेगा, ठीक है, तो वो उसका जो प्लेन सेक्शन मिलेगा उसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर कोलैप्स कॉन्साइड कर जाएगा, तो दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। ये पूछी जा सकती है 1.5 मार्क्स के लिए, इसका प्रूफ भी आ सकता है 6 मार्क्स के लिए। उसकी कंडीशन ये है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो रेडियस ऑफ स्फीयर से
कम हो या फिर बराबर हो। अगर बराबर हो गया तो स्पीयर को प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर कम हो गया तो बीचों बीच से काट देगा। ठीक है, कैसे? ये स्पीयर है, अब जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि ये जो प्लेन है ऐसा जस्ट यहां से इसके एकदम नीचे से एकदम बाउंड्री पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे कट करेगा जिसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेकिन अगर बीचों बीच से कट कर गया तो एकदम इंटरसेक्ट ही कर जाएगा। वही ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास में एक गिवन स्पीयर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t इज इक्वल टू 0, तो ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट तभी करेगा जब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कम या बराबर हो जाए किससे? रेडियस से। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स। तो हमारे पास में यहां पर एक थ्योरम दिया हुआ है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स इज अ सर्कल। ठीक है, यानी कि दो स्पीयर को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो जो प्लेन हमें मिलेगा वो सर्कल मिलेगा। वैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे 3 डायमेंशन में इमेजिन कर सकते हो तो आप सोच सकते हो कि वो तो सर्कल ही मिलेगा भाई। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है या फिर ये आया कैसे। सबसे पहले S1 हमने स्पीयर 1 की इक्वेशन ले ली, S2 स्पीयर 2 की इक्वेशन ले ली। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस t1 इज इक्वल टू 0। सेम S2 के लिए भी। अब जब दो फिगर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में जो कॉमन पोर्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कैसे? देखिए जब दो स्क्वायर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो लोकस होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो अपर जो बाउंड्री के जो पॉइंट्स है वो एक सर्कल में लाई करेंगे। ठीक है, और सर्कल कहां लाई करता है? एक प्लेन में लाई करता है। तो हमें वो प्लेन की इक्वेशन मिलेगी जब हम दोनों S1 और S2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक चीज नोटिस कर लेना, जब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों के कोएफिशिएंट सेम बना लेना। नहीं तो अगर यहाँ पर 2 2 2 है तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, तो 2 - 1 ये फिर सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन जाएंगी। सेकेंड डिग्री नहीं फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, उसके लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के टर्म्स एलिमिनेट होना जरूरी है। इससे हमें ये मिलेगा। ये क्या है? ये हमारी है प्लेन की इक्वेशन। कौन सा प्लेन? वो प्लेन जो कि दो स्फीयर के इंटरसेक्शन करने पे जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं ना उससे मिलेगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट से मेरा मतलब अंदर के नहीं, सिर्फ अपर पॉइंट्स को इमेजिन कीजिए, सिर्फ जो ऊपर पे जैसे कि हॉलो स्फीयर में था वैसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, और इस प्लेन पे क्या मिलेगा? इसी प्लेन पे हमारा वो सर्कल लाई कर रहा होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम 3 डायमेंशनल में कैसे लिखेंगे वो पता चलेगा। देखिए इसके पहले आपने 2 डायमेंशनल में तो पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस h इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। अब यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हमें 3 डायमेंशनल में सर्कल को पढ़ना है। लेकिन 3 डायमेंशनल में सर्कल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सर्कल तो खुद ही एक 2D फिगर है, इसके लिए हमें 2 फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। एक होगा 3D और एक होगा 2D। एक होगा स्फीयर और दूसरा होगा प्लेन। तो जब एक स्फीयर पे एक प्लेन पास आउट होता है, एक स्फीयर से एक प्लेन पास आउट होता है तो हमें जो फिगर मिलता है वो होता है सर्कल। तो सपोज कर लीजिए प्लेन की इक्वेशन है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। स्फीयर की इक्वेशन है हमारी जनरल फॉर्म की, और जो सर्कल मिलेगा हमें वो रिप्रेजेंट होगा s इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0 ऐसे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से हम सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन हमें सर्कल मिलेगा। लेकिन हमारे पास में एक और कंडीशन थी सर्कल को फॉर्म करने की। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि दो स्फीयर्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो भी एक सर्कल फॉर्म होता है। उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये एक बोनस पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए S1 और S2 दो स्फीयर है हमारे पास में। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें एक प्लेन मिलेगा, उस प्लेन पर ही सर्कल लाई करेगा। अब हमारे पास में एक स्फीयर की इक्वेशन हो गई और एक प्लेन की इक्वेशन हो गई, तो हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी 2 तरीके से। एक होगा S1 स्फीयर से और प्लेन की इक्वेशन ऐसे मिलेंगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इस 2 तरीकों से, ठीक है, या फिर 3 तरीकों से हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल, यानी कि कोई भी स्फीयर किसी सर्कल से पास आउट हो रहा है उसकी इक्वेशन पता लगानी है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्फीयर, यानी कि अब हमें
जो इक्वेशन मिलने वाली है वो सेट ऑफ स्पीयर्स के फॉर्म में होगी, यानी कि किसी भी स्पीयर की इक्वेशन मिल रही है, कोई एक्यूरेट स्पीयर की नहीं। वो स्पीयर यहां पे हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है, सेम स्पीयर होगा लेकिन उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी। उसके लिए क्या होगा, हमें पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारे पास में, जब हमारे पास में सर्कल दिया है s इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन हमने पता लगाई थी कि s इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इससे जो स्पीयर मिलेगा वो होगा s प्लस kp इज इक्वल टू 0। ये जो स्पीयर है ये सिर्फ एक स्पीयर नहीं है, सेट ऑफ स्पीयर्स है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में कई सारे स्पीयर है। अब जो k है वो हमारे पास में पैरामीटर है जो कि हमें पता लगाना होता है। ये जो k है ये पैरामीटर तो है ही, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन से ही पता लगाया जा सकता है, ये आपको पता होना जरूरी है। और वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी, कुछ ना कुछ, कभी दी होगी डायरेक्टली तो कभी आपको अपना दिमाग लगा के थोड़ी सी तिगड़म बिड़ा के सोचना पड़ेगा। सेकंड केस, जब हमारे पास में सर्कल दिया है दो स्पीयर्स के इंटरसेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा दो स्पीयर्स का इंटरसेक्शन एक सर्कल होता है, और उसकी इक्वेशन कैसे लिखते थे हम, सेम जैसा कि हमने बताकर दिया था, s1 प्लस के s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताकर दिया था कि ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन को दो स्पीयर के इंटरसेक्शन करने पे जो फॉर्म आउट हुआ है, और जो s2 है ये यहाँ पर स्पीयर है, ठीक है, सेकंड स्पीयर। आप यहां से दोनों में से कोई भी एक केस का इस्तेमाल करके इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगी एग्जाम में, आपको वहां पर स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना लिख देना कि s1 ये है, s2 ये है, के हमारा पैरामीटर है, सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन से एस्टिमेट करना है। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन होगी स्पीयर की, सेट ऑफ स्पीयर्स की, वो होगी ये। ध्यान में रखिएगा, सेट ऑफ स्पीयर्स का मतलब फैमिली ऑफ स्पीयर्स भी होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोला जाए कि फाइंड द सेट ऑफ स्पीयर्स या द फैमिली ऑफ स्पीयर्स पासिंग थ्रू द टू स्पीयर्स और पासिंग थ्रू द सर्कल, ठीक है, ऐसा अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। अब पॉइंट नंबर 3, सर्कल अगर हमारे पास में जैसा 2 डायमेंशनल में दिया रहता था वैसा वाला दिया है, लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर z हमारा 0 होता था उस समय, तो z इज इक्वल टू 0 3 डायमेंशनल में एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो z इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो सेम हमें वही इक्वेशन मिलेगी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 2 डायमेंशनल की सर्कल की इक्वेशन है। अब हमें क्या चाहिए, स्फीयर की इक्वेशन, तो z कोऑर्डिनेट एक एक्स्ट्रा चाहिए। यहां पर हमारे पास में सेकेंड डिग्री का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो अब प्लेन की इक्वेशन में सेम जैसे हम करते आ रहे हैं, s प्लस के पी इज इक्वल टू 0, ये हमने कर दिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक स्फीयर को, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये z स्क्वायर 0 हो जाता, z स्क्वायर नहीं होता, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती, ठीक है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल। तो अगला टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर विद अ गिवन लाइन। किसी भी स्फीयर को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो लाइन स्फीयर को टेंजेंट हो जाएगी। तो ठीक है, यहां पर हम इंटरसेक्शन वाला केस कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी कि एक स्फीयर को एक लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो 2 पॉइंट्स को हमें पता लगाना है। देखिए कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में एक गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास में एक लाइन दी हुई है, x माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस सी अपॉन एन। वैसे ये अपॉन में बस बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया है। तो देखिए अब हमें जस्ट इसको k के अज्यूम कर लेना है। यहाँ पर जो एल एम एन है वो है हमारे डायरेक्शन रेशियोज, और जो ए बी सी है वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है उस गिवन लाइन पे, ठीक है। तो हम इस पूरे इक्वेशंस को इज इक्वल टू के अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर के हमारे पास में कोई भी एक कांस्टेंट है। अब इससे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू एल के प्लस ए। सिमिलरली y इज इक्वल टू एम के प्लस बी, और सिमिलरली z इज इक्वल टू एन के प्लस सी, ठीक है। ऐसे हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो 3 पॉइंट्स है ये एक आर्बिट्ररी यानी कि जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो हम इन ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसे इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे कॉमन पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि लाइन और स्फीयर
दोनों में लाई कर रहे हैं। तो देखिए जब आप इनकी वैल्यूज को स्फीयर की इक्वेशन में रखोगे तो अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होंगी। ये आपके पास में कांस्टेंट होंगे, एल ए एम बी एन सी, ये सब कांस्टेंट होने वाले हैं। वेरिएबल क्या होने वाला है यहाँ पर, के। इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक में, तो अगर आप उसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको के की दो वैल्यूज मिलेंगी, k1 और k2। जब आप ये k1 और k2 को इन तीन इक्वेशंस में पुट अप करोगे तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, दो सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में। वो दो पॉइंट्स जो हमारे होंगे वो होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ अ लाइन विद अ गिवन स्फीयर। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा टेंजेंट प्लेन। तो सबसे पहली बात कि प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है अपना सेट ऑफ लाइंस, लाइन क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स। ऐसे ही जो प्लेन होता है वो होता है सेट ऑफ लाइंस। अब टेंजेंट प्लेन क्या होगा, सेट ऑफ टेंजेंट लाइंस। ठीक है, तो ऐसी लाइंस जो कि टेंजेंट है स्फीयर के, उसका सेट को हम कहते हैं टेंजेंट प्लेन। ठीक है, अब इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, देखिए वो क्या है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा और on the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 is alpha x plus beta y plus gamma z plus u into x plus alpha plus v into y plus beta plus w into z plus gamma plus d is equal to 0। ये हमारे पास में थ्योरम दिया हुआ है, प्रूफ आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। अब हमें एग्जाम में क्या अप्लाई करना है, जस्ट इस इक्वेशन को हमें याद में रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन को याद में अगर नहीं रख सकते हो आप, तो मैं आपको एक जनरल ट्रिक बता कर देता हूं जिससे आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। देखते हो क्या है, देखिए अगर आपको ये स्फीयर की इक्वेशन याद है, जो कि याद होनी ही चाहिए, तो इसमें अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर दो तो आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन मिल जाएंगी। एक्स स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अल्फा एक्स से। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही वाई स्क्वायर को बीटा गामा से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, ऐसे तीन सब्स्टिट्यूशन, एक का याद कर लिया तो एनालॉगस है, आप बाकी के दो को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो 2x है उसकी जगह पे पुट कर दीजिए x प्लस अल्फा अपॉन 2, ऐसे ही 2y की जगह पे y प्लस बीटा अपॉन 2, सो ऑन फॉर z। ऐसे जब आप सब्स्टिट्यूशंस कर देते हो इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी, टेंजेंट प्लेन मिलेगी। ये इक्वेशन अगर आप याद नहीं रख सकते तो इस फंडे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, एक और चीज नोट करने लायक वाली, ये जो अल्फा बीटा गामा है यही हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। यानी कि अगर ये एक स्फीयर है और यहां से अपना कोई भी एक टेंजेंट प्लेन है, तो ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन स्फीयर को टच करेगा वही होगा हमारा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो कंफ्यूज करके या फिर गलती से कुछ और पॉइंट को इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। यहां तक ये टॉपिक खत्म होता है। आगे एक बात और, इसके पहले हमने प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर में कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया था, जैसे कि जो परपेंडिकुलर हम सेंटर से लेकर प्लेन तक के ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल आता है अगर वो टेंजेंट प्लेन है तो, या फिर उससे कम आता है अगर प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो सेम उन्हीं स्टेटमेंट्स का एक्सटेंशन यहाँ पर फॉलो होगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर बस थोड़ा सा जनरलाइजेशन है और वही आपकी टेक्स्ट बुक में कोरोलरीज के फॉर्म में दिया हुआ है, आपने पहले पढ़ा है वही यहाँ पर भी फॉलो अप होगा। अगला टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, यानी कि जब दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसका पता कैसे लगाया जाए। अब ध्यान में रखने वाली बात, यानी कि नोटिस करने वाली बात यह है कि एंगल कौन सा बोल रहा है, कैसे फॉर्म होगा वो। ठीक है, वो एंगल जो होगा वो दो टेंजेंट प्लेन्स का इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर दो स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो एक पॉइंट है P, वो एक कॉमन पॉइंट है दोनों का, वहां पे जब अपन दो टैंजेंट प्लेन्स को ड्रॉ करेंगे दोनों स्फीयर के, और जो टैंजेंट प्लेन्स का जो एंगल होगा वही होगा एंगल थीटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स का एंगल। ठीक है, अब वो पता कैसे लगाना है, इसके लिए हमारे पास में एक थ्योरम दिया हुआ है। अब ये थ्योरम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक्चुअली में जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें कॉस थीटा और कॉमन रेडियस ऐसे कुछ अलग अलग डिस्टेंस भी वहां पर अप्लाई होते हैं, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन जाता है। उसमें का आपको कम से कम 5 से 6 नोटेशन चाहिए होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम सीधे सीधे आपके जो सिलेबस में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए थ्योरम दिया हुआ है, द टू स्फीयर्स S1 and S2 will be orthogonal if 2u1 u2 plus 2v1 v2 plus 2w1 w2 is equals to d1 plus d2। देखिए ये जो हमारे पास में कंडीशन है इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। यानी कि अब ऑर्थोगोनैलिटी मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब आप बस परपेंडिकुलर से समझ सकते हैं, यानी कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का अगर हो गया
तो दोनों स्पीयर्स को बोला जाएगा ऑर्थोगोनल। आपने इसके पहले भी इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा अपने बेसिक 8th-9th में, जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म आउट होता है, हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल्स के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। वैसे कुछ ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर जो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे दोनों के दोनों स्पीयर्स। ये थी हमारी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर इस पर बेस्ड एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है तो वो आएगा 2.5 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए या फिर 1.5 मार्क के लिए। ठीक है, मतलब छोटा छोटा ही आएगा। और अगर इसको डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आता थ्योरम तो वो होगा आपका 6 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। और आपको एक जानकारी बता कर दे देता हूं, जो समर 2022 की एग्जाम हुई थी, यानी कि जो फिलहाल में समर एग्जाम हुई थी, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे दोनों पर क्वेश्चन आया था, एक रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल के ऊपर पे और थ्योरम के ऊपर पे। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे सिलेबस का, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट के डायरेक्ट 3 क्वेश्चन फेंके थे, एक कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर पे, दूसरा रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल के ऊपर पे, और तीसरा इनकी एक D1 और D2 की वैल्यू पता लगाने के लिए। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसलिए आपको ये अच्छे से करना जरूरी है। हमारा रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बता कर दिया था, ये जो ऑर्थोगोनैलिटी एंगल के लिए जो फॉर्मूला है, यानी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है, और जो कॉमन सर्कल है, ये सब हम जनरल केस के लिए, यानी कि सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तभी वैलिड होंगे। अदरवाइज इनके लिए जो जनरल फॉर्मूले हैं उनमें कुछ और भी नोटेशन आते हैं तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ही हमारे पास में अब रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल का फॉर्मूला है। कॉमन सर्कल इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, दो स्फीयर जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में बनने वाले प्लेन पे जो सर्कल होता है उसे ही हम कॉमन सर्कल कहते हैं। अब वो जो कॉमन सर्कल है उसका रेडियस कैसे पता लगाएंगे, अगर R1 और R2 दोनों स्फीयर्स के रेडियस गिवन है तो उनकी वैल्यू से हम रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल पता लगा सकते हैं। यह आएगा हमारा यूनिट्स में, क्योंकि हमको एक्यूरेट पता नहीं है सेंटीमीटर है मीटर है कि क्या है, तो आप यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा। और जो रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल का फॉर्मूला है ये भी तभी वैलिड होगा जब हमारे पास में दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल हो, यानी कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो आपको तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो हम इसे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, अगर है तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, R1 × R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 + R2। तक हमारा जो स्फीयर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आगे जो फिगर्स है वो है कोन और सिलेंडर। अगला टॉपिक है हमारा राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले तो कोन क्या होता है, कोन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, आइसक्रीम वाला कोन, वो बचपन में जो हमको केजी क्लासेस में जोकर की टोपी दी जाती थी वो, या फिर होली के टाइम में बजाने वाला भोपू, ऐसी चीजें हमें याद आती है कोन सुनते ही। लेकिन ये सारे जो एग्जांपल्स है वो है राइट सर्कुलर कोन के। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेसिकली कोन की, तो उसके जो नीचे का जो आप सर्कल देखते हो, जो आप उसका सर्कुलर शेप देखते हो और एक एकदम स्ट्रेट लाइंस देखते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस तो ठीक है, लेकिन जो सर्कुलर शेप है वो जरूरी नहीं कि हर जगह पे सेम हो। तो अब इसे अच्छे से समझते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं राइट सर्कुलर कोन की। डेफिनेशन: A right circular cone is a surface generated by a straight line which passes through a fixed point and makes a constant angle with a fixed line through the fixed point, and the fixed point is called as the vertex. The fixed line through the fixed point, that is vertex, is called as the axis, and the constant angle is called the semi-vertical angle of the cone. अब बोलोगे भैया अभी जो आपने महाभारत पढ़ा इसका अर्थ क्या है, बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी राइट सर्कुलर कोन की जो डेफिनेशन है ये पूछी जाती है 1.5 मार्क्स के लिए आई, तो ठीक है आप ये 4 लाइंस को लिख देना और 1.5 मार्क्स ले लेना। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल बता कर देता हूं। देखिए जो ए से लेकर सबसे पहले कट कर दे, राइट सर्कुलर कोन क्या है, सरफेस है। सरफेस ऐसा 3 डायमेंशनल सरफेस है। कैसे जनरेट होता है, एक स्ट्रेट लाइन से। इस एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, वर्टेक्स। ठीक है, अब कैसे पास आउट हो रही है, एक कांस्टेंट एंगल बना रही है। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, समझ लीजिए ये जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है मार्कर, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। ठीक है, अब ये यहां से ऐसा फिक्स एंगल के थ्रू रोटेट हो रही है, ऐसा 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 रोटेट होती जा रही है। ठीक है, उसके अबाउट। तो अब इससे जो फिगर जनरेट होगा वो होगा हमारा राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब जो हमारा जो फिक्स पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे वर्टेक्स, और जो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, ये जो पूरा मार्कर है ना, ये इसको हम बोलेंगे एक्सिस। ठीक है, तो वर्टेक्स और एक्सिस आपको समझ में आ गया। अब ये जो आपको जो सरफेस 3 डायमेंशनल सरफेस जनरेट हो रहा है इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या हो, अगर ये
सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स ना हो तो ये थोड़ा सा ऐसा आड़ा टेढ़ा होते हुए जाएगा, ठीक है, तो ये होगा हमारा कोन। लेकिन अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स हो गया, एकदम कांस्टेंट हो गया, तो जो हमारे पास में सरफेस बनेगा वो होगा राइट सर्कुलर कोन। दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए जो हमारा सिंपल वाला कोन है ना, अगर हम उसे काटेंगे ऐसा बीच से एक उसका कुछ सर्कुलर पार्ट लेंगे तो पूरा सर्कल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट एंगल है नहीं, तो पूरा गोल तो आएगा नहीं, थोड़ा सा आड़ा तिरछा आएगा, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए ये ऐसा जो पूरा गोल मिलता है ना, ये हमें ऐसा करके ऐसा कुछ आड़ा तिरछा मिलेगा, ये होगा हमारा सीधा कोन में, और जो पूरा गोल मिलेगा वो होगा राइट सर्कुलर कोन में। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। अब प्रैक्टिकल क्या है इसका, देखिए ये जो छाता है ये है हमारा वर्टेक्स, ये जो ऊपर पे है, और ये जो इसकी मेन छड़ी है, ये जो इसकी मेन छड़ी जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये है हमारी एक्सिस, इसके अबाउट ये मूव कर रहा है। और ये जो इसकी ऐसा कुछ कमचियां हैं, जो इसके साइड वाले जो छोटी छोटी रॉड्स रहती हैं, इसे हम एक मूविंग लाइन समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि ऐसा मूव कर रही है। देखिए ऐसा मूव किया, अब ऐसे जब ये मूव करती जाएगी तो फिर एक कांस्टेंट एंगल पे मूव कर रही है। अब देखिए अगर मैं इसी का एंगल थोड़ा सा ऐसा आड़ा तिरछा कर दूं तो ये भी कोण है, नो डाउट ये भी कोण है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोण नहीं है। जब ये कांस्टेंट एंगल पे आ जाएगा एकदम कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा राइट सर्कुलर कोण। दोनों में बस यही डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में। और एक बात, ये जो हमारा एपी है, जो ये वेरिएबल लाइन है ना, ये जो हमारी वेरिएबल लाइन होती है, ये जो कमचियां है, इसको अपन बोलते हैं जनरेटर। क्यों जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि इसी के अबाउट, ये जब एक्सिस के अबाउट घूमता है तभी जगह हमारा कोण जनरेट होता है। और ये जो नीचे पे जो कर्व बनता है ना, जो सर्कल बन जाता है राइट सर्कुलर कोण में, और नहीं तो फिर कुछ आड़ा तिरछा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व। देखिए जो ये वाला जो फिगर है, ये हमारा राइट सर्कुलर कोण नहीं है, ये हमारा सिंपल सा कोण है, और ये जो है हमारा राइट सर्कुलर कोण है। राइट सर्कुलर कोण में कैसा गाइडिंग कर्व पूरा एक सर्कल बना हुआ है, कोण में कैसा सर्कुलर नहीं है, वो पूरा सर्कल नहीं है। यही फर्क है दोनों में। और साथ में एक और चीज नोटिस करिएगा, जब आप इस राइट सर्कुलर कोण के किसी भी पार्ट को एक्सिस के परपेंडिकुलर से जब हम उसको कट करेंगे तो हमें हमेशा सर्कल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने हल्दीराम या फिर कोई भी एक कोन वाली आइसक्रीम खाई होंगी, सीधा जो कोन आता है ना 10, 12, 15, 20 जो महंगे वाले जो कोन्स आते हैं, उसमें ना लेयर बिछाई जाती है, नीचे पे चॉकलेट की लेयर, ऊपर पे क्रीम की, फिर थोड़ा सा बटर मिल्क, ऐसा जो कुछ है वो डाला जाता है। तो ऐसे फॉर्म होता है हमारा कोन, और ये जो हमारा सेक्शन मिलता है वहां पर वो एकदम सर्कल में आता है, इसे कोई हम कहते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ अ कोन। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए सबसे पहले जो हमें कंसीडर करना है वो है जनरल फॉर्म। जैसा कि हमने पिछली बार स्फीयर में 4 फॉर्म्स देखे थे, हम यहाँ पर कोन में 2 फॉर्म्स देखने वाले हैं। पहला है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कैसे पता लगाते हैं, देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose vertex is the point and whose axis is the line x minus alpha is proportional to L is equals to y minus beta is proportional to m is equals to z minus gamma is proportional to n, and semi vertical angle theta is this and that. Cos theta is equals to L into x minus alpha plus m into y minus beta plus n into z minus gamma upon under root of L square plus m square plus n square into under root of x minus alpha का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि हमारी टेक्स्ट बुक में तो कुछ अलग ही फॉर्म दिया हुआ है, वो जस्ट इसी का एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दिया गया है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया ना तो एग्जाम के टाइम में याद रखने के लिए काफी आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हमारे पास में एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी, एक चाहिए अपने को वर्टेक्स, ठीक है, दूसरी चीज चाहिए अपने को एक्सिस, तीसरी चीज चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। ये 3 चीजें हो तब अपना राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकलेगी। अब जानिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारे पास में जो राइट सर्कुलर कोन है उसमें एक सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होता है, यह हम सबको पता है। अब जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है उसी की वैल्यू हमें पता लगाना है, बस यही है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब थीटा हमें जो एंगल पता लगाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, अगर हमें किसी भी एंगल की वैल्यू चाहिए 2 चीजें चाहिए होती है, दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, तब अपन उसको पता लगा सकते हैं। जैसा कि हमने 12th क्लास में पढ़ा है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये होता है अपना फॉर्मूला।
अब यही फॉर्मूला हमको लगाना है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज तो चाहिए ना दो लाइंस के। तो कौन कौन सी है वो दो लाइन? पहली है तो अपनी एक्सिस बाबा, यानी कि VA, यहाँ पर अपनी है VA जो लाइन है वो है अपनी एक्सिस। और जो VP, P वैसे वेरिएबल पॉइंट है जो कि आपके जनरेटर पे लाई कर रहा है। तो मैं जनरल बात कहूँ तो जो दूसरा जो होने वाला डायरेक्शन रेशियो वो होने वाला है जनरेटर का, आपका जनरेटर का। उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो देखिए दोनों के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, दोनों के लिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए। एक के लिए तो अवेलेबल है, जो हमारा एक्सिस है उसके लिए जो डायरेक्शन रेशियो चाहिए वो ये है LMN। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है ना, उसी में हमने पता लगाया था LMN डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे। तो हमारे पास में जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है। पता क्या लगाना है? जो जनरेटर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। दिए तो हुए भाई, वर्टेक्स दिया हुआ है और एक आर्बिट्ररी पॉइंट है XYZ। दोनों को आपस में डिफरेंस ले लो, अल्फा माइनस एक्स ले लो या फिर एक्स माइनस अल्फा ले लो, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज तैयार। अब जब 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं तो सेम बस वो cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है, आ गई आपकी कोण की इक्वेशन। तो ऐसे में आपको ये याद रखने में ज्यादा आसान होगी और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जगह। वैसे भी वो काफी लंबा चौड़ा दिखता है तो देखने में बहुत बेकार लगता है, यही काफी अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका कॉन्सेप्ट पता लगा के डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जैसा कि हमने स्पीयर के टाइम में भी सवाल किया था कि अगर जनरल दिया तो फिर स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है, और अगर स्टैंडर्ड दिया है तो फिर जनरल की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो वैसा ही सवाल अब हम अभी भी करेंगे कि अगर जनरल फॉर्म है हमारे पास में तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों है, आया कैसे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन किया होगा, यानी कि कुछ चीजों को तो हमने फिक्स कर दिया होगा, तभी हम उसे स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम इसे सिंप्लीफाई करके, यानी कि अगर आप कोई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो उसमें कोण को बनाना, अज्यूम करना, विजुअलाइज करना काफी आसान हो जाएगा। देखिए अभी इक्वेशन आती कैसे, फंडा बिल्कुल सेम है जैसा कि जनरल फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया है। देखिए क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। हमने वर्टेक्स को कांस्टेंट कर लिया, इसके पहले वर्टेक्स हमारा कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, अब हमारा पास में वर्टेक्स ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है। एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, पहले एक्सिस कहीं पर भी हो सकती थी। ठीक है, अब हमारे पास में एक्सिस है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में, जब वो एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है। फिलहाल के लिए आप जेड पकड़ के चलिए। और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, ये पहले भी थीटा था, अभी भी थीटा है, बाद में भी थीटा ही रहेगा। अभी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आया कैसे? फंडा सेम है, कॉस थीटा का अपन ने फॉर्मूला लगाया है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए, ये जो हमारे पास में जेड एक्सिस है इसके अलोंग हमारी कोण की एक्सिस जा रही है। देखिए दोनों में फर्क है। ठीक है, ये जो हमारे पास में जेड एक्सिस है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और जो इसके अलोंग जो लाइन जा रही है, यानी कि इसके ऊपर पे जो लाइन कॉन्साइड कर रही है, वो हमारी कोण की एक्सिस है। दोनों में फर्क है और दोनों मतलब एकदम कॉन्साइड होके जा रही है, इसलिए आप एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक है नहीं। हाँ, अब इसके बाद में हमारा सेमी वर्टिकल एंगल थीटा का थीटा ही है, जो वर्टेक्स है वो अपन ने ओरिजिन ले लिया। पी हमारे पास में आर्बिट्ररी पॉइंट है एज यूजुअल, यानी कि पिछली बार की तरह। इसके लिए हमारे पास में ये इक्वेशन होती है। अगर पिछले फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो वो आएगा 6 मार्क्स के लिए, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आता है तो वो 1.5 मार्क के लिए आ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। देखिए अगर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाती है तो हम सेम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आप इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में फिक्स कर दीजिए और उसके साथ में उस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेना है जिसके अलोंग हमारी एक्सिस जा रही है। यहाँ पर जेड के अलोंग जा रही है तो जेड का स्क्वायर है, एक्स के अलोंग जा रही है तो एक्स का स्क्वायर है, वाई के अलोंग जा रही है तो वाई का स्क्वायर है। बाकी जो बचते दोनों कोऑर्डिनेट्स, उन दोनों के स्क्वायर का सम हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है। ऐसे करके हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होता है। यहां तक हमारा राइट सर्कुलर कोन का टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे चलते हैं सिलेंडर की ओर। टॉपिक है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए जनरल सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या फर्क है। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये ग्लास है हमारे पास में, अगर मैं इसको उल्टा रखूं तो ये भी कुछ सिलेंड्रिकल जैसा है। ठीक है, लेकिन ये सिलेंडर नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही राइट सर्कुलर है क्योंकि इसकी एक्सिस बराबर परपेंडिकुलर हो रही है, और इसके जो जितने भी पोर्शंस को अपन कट करेंगे परपेंडिकुलरली तो वो सर्कल्स ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको पता कर देता हूं। और जो दूसरा फिगर है वो आप कंसिडर करिए इस घड़ी के डब्बे को।
अब देखिए इसको अपन कहीं से भी कट करेंगे, ये भी हमें सर्कल्स ही देगा, मतलब अगर परपेंडिकुलरली एक्सिस से कट किया जाए तो सर्कल्स ही देगा, और साथ में राइट सर्कुलर पोर्शन भी है इसके बेस का। तो ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए इसका जो शेप है, इसका जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है, पहले कम है और फिर नीचे 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 बढ़ते जा रहा है, जबकि इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है सारी जगह से, ऊपर से भी और नीचे से भी, इसलिए ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। A right circular cylinder is the surface generated by a straight line which is parallel to a fixed line at a constant distance from it. The fixed straight line is called the axis and the constant distance is the radius of the cylinder. देखिए क्या बोल रहा है, देखिए जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो एक सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, जैसे कौन जनरेट होता है वैसे ये एक स्ट्रेट लाइन से जनरेट हो रहा है, विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन। देखिए पहले ना हमने वर्टेक्स का इस्तेमाल किया था जो कि एक पॉइंट था कोन में, और यहां पर हम एक फिक्स्ड लाइन को ही समझ रहे हैं, इस एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए ये हमारी एक्सिस पकड़ लीजिए, ठीक है, ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक वेरिएबल लाइन है। अब ये मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, ऐसा ऐसा मूव करते जा रही है, ऐसा ऐसा मूव करते जा रही है फिक्स डिस्टेंस से, ऐसे भी फिर ये मूव करते जा रही है फिक्स डिस्टेंस पे, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट ही है दोनों के बीच का, ऐसे मूव करते करते ये हमारा सिलेंडर फॉर्म कर देगी। ठीक है, इसी हम 3 डायमेंशनल फिगर को कहते हैं सिलेंडर। अब द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज द एक्सिस, ये हमारी फिक्स थी रेड वाली, इसे हम कहेंगे एक्सिस, और जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है इसे हम जनरेटर कह सकते हैं या फिर वेरिएबल लाइन कह सकते हैं, जो कि अभी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जनरली जिस भी लाइन से हमारे फिगर्स जनरेट होते हैं उसे हम जनरेटर ही कहते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए वो सी है या फिर आर है, जैसे कि यहाँ पर 2 इंच दिख रहा है मेरे को, तो ये 2 इंच हमारा रेडियस है, किसका रेडियस है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। कैसे फॉर्म हो रहा है आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर है इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रेडियस है 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में, ये हमारी फिक्स लाइन है बीच में जो कि है रेड वाली, BC हमारी फिक्स लाइन है, और ये जो है हमारी वेरिएबल लाइन, जब ये मूव होती है तो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म होता है। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टॉपिक है हमारा जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए कैसे आती है, तो की तरह हम इसमें भी कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। देखिए पहले इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius is r and axis is the line x minus x bar upon L is equal to y minus y bar upon m is equal to z minus z bar upon n is this and this। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आई कैसे, वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक दूसरी इक्वेशन भी दी हुई है, लेकिन ये ज्यादा आसान है आपको याद करके रखने में, और हमारा फोकस किसमें है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में, ना ही कि हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में। तो हम बस उन्हीं इक्वेशन को कंसीडर करेंगे जो कि याद करके रखने में आसानी हो, ताकि एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छे मिले। तो ये इक्वेशन आती कैसे है चलिए देखते हैं। और हाँ, इसके पहले हमने कोन में 3 चीजें चाहिए थी कोन की इक्वेशन निकालने के लिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमें सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक चाहिए रेडियस r और दूसरी चाहिए एक्सिस। ये 2 चीजें मिल जाए तो हम आराम से इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकाल सकते हैं। देखिए आती कैसे है, तो हमने यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को कंसीडर कर लिया है। अब से मैं आरसीसी को हमेशा सिलेंडर ही बोलने वाला हूं, तो आप उसे समझ जाइएगा। यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर है, यहाँ पे हमने एक एक्सिस कंसीडर कर लिए, BC ऐसा एक्सिस, P एक हमारा अल्फा बीटा गामा एक हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है कहाँ पे, हमारा जनरेटर में, किसी भी एक जनरेटर वाली लाइन में। जैसे कि हमने इसके पहले देखा था, यहाँ से एक सेट ऑफ जनरेटर्स बनता है, ठीक है, उसी को हम जनरेट जो कि हमारा सिलेंडर को जनरेट करता है, इन्हीं में से किसी भी एक जनरेटर लाइन पे हमारा ये वेरिएबल पॉइंट लाई कर रहा है। और जो हमने एक्स बार वाई बार और जेड बार एक पॉइंट अज्यूम किया है एक्सिस में, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमें डायरेक्शन रेशियोज को देने में मदद करेगा। कैसे देखते हैं। अब हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो ये है, बराबर। अब इसमें क्या है, ये LMN डायरेक्शन रेशियोज है, और ये एक्स बार वाई बार जेड बार एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो कि आपको क्वेश्चन में एज अ कांस्टेंट दिया रहेगा। तो देखिए 3 डिटर्मिनेंट है, तीनों का स्क्वायर ऐसे आप याद करके रखिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इस पोर्शन को कंसीडर, कोई भी 2 इक्वेशंस को कंसीडर करके चलिए।
या इस दो को कर लीजिए, इस दो को कर लीजिए और फिर इन दो को कर लीजिए एक एक करके। तो सबसे पहले इनको कंसिडर कर लीजिए, x माइनस एच बार अपॉन एल, सेम वैसा का वैसा है, x माइनस एच बार अपॉन एल। ऐसा हमारा एक कॉलम तैयार हो गया। ठीक, जस्ट उसके बाजू वाला y माइनस वाई बार अपॉन एम, ठीक है, दूसरा कॉलम तैयार हो गया। ऐसे ही फिर बाजू का y और z, ठीक है, y और z सेम लीनियर ऑर्डर में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स कर देना है, ठीक है, सर्कल है ना, सर्कुलर फॉर्म में आना पड़ेगा। ऐसा जाके ऐसा अपन गए, अब फिर से ऐसा आना पड़ेगा, यानी कि फिर पहले z और फिर अपना x, तो पहले z वाला टर्म फिर x वाला टर्म। ऐसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को याद कर लिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये आपके डायरेक्शन रेशियो से आने वाले हैं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। आज जो है हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो गिवन रहेगा, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम। ऐसे करके आप इस इक्वेशन को याद करके रख सकते हैं। एक नोटिस करने वाली बात और, ये जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी कि जो सिलेंडर है इसमें जो कोई भी एक बेस सर्कल जो फॉर्म आउट होने वाला है, जो जैसा कि एक आर्बिट्ररी अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल निकालू एक प्लेन को ऐसा इंटरसेक्ट करा के, तो वो सर्कल और सिलेंडर का जो सिलेंडर की जो रेडियस है और उस सर्कल की जो रेडियस है, दोनों का लेंथ बिल्कुल ही सेम होगा। कैसे, देखिए ये हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर को कंसीडर किया था। अब ये जो है हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखिए दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है, तभी आपस में फिक्स होता है। देख रहे, रेडियस सेम होने के कारण ये रेडियस हमेशा आपको सेम मिलेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर में। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, कई क्वेश्चंस में बीच वाले स्टेप्स में काम में आ सकता है। इसके बाद हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर केसेस दिए हुए हैं। जैसा कि हमने कोन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोन देखा था, वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल सकते हैं इनको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं क्या किया गया है, एक्सिस इज x अपॉन एल इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n एंड x बार इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारी एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है। ये जो हमारा जो पॉइंट है ना, सेट ऑफ पॉइंट है, ये 0 हो रहा है, यानी कि 0,0,0 यानी कि ओरिजिन। तो हमारी जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है वो ओरिजिन से पास आउट हो रही है, और यहाँ पे जो हमारी एक्सिस है अब वो ये बन गई है। अब सेम अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो आपको एक लंबी चौड़ी इक्वेशन मिलेगी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। फिलहाल हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। जब आप यहाँ पर x बार y बार और z बार की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपको सेम इसी फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। बस आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आना चाहिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस ये ऐसा a b c d है ऐसा, तो इज इक्वल्स टू ये a इंटू डी माइनस b इंटू सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों का डिफरेंस। बस हमको यही काम करना है। ऐसे करके आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर केस नंबर 1 हो गया। सेकंड केस में ये बोल रहे हैं, देखिए पहले केस में तो हमारा जो एक्सिस थी उस पर हमने एक पॉइंट को कांस्टेंट ले लिया, वो था हमारा ओरिजिन, यानी कि कुछ भी हो एक्सिस ओरिजिन से पास आउट हो जाएगी। सेकंड केस में हमें बताया जा रहा है कि एक्सिस हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अज्यूम कर ली है। वो z एक्सिस हो सकता है, x एक्सिस हो सकता है और y एक्सिस भी हो सकता है। तो देखिए अगर z एक्सिस का अलोंग है तो z वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। कैसे होगा, अगर z एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि x और y के अलोंग जो जाते हैं वो तो 0 हो जाएंगे ना डायरेक्शन रेशियोज, सिर्फ z वाला ही डायरेक्शन रेशियो बचेगा। और जो हमारा एक्सिस में जो पॉइंट है वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है पहले केस की तरह। अब इसमें जो इक्वेशन मिलेगी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगी। तो ध्यान से देखिए ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक 2 डायमेंशनल सर्कल को। वैसे तो जनरली देखा जाए तो, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल सर्कल में भी ऐसी इक्वेशन हमको देखने को मिलती है जिसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है, ठीक है, कुछ वैसा ही दिख रही है। काफी इजी है याद करने के लिए। सेम अगर हमें x एक्सिस के लिए लिखना हो ये इक्वेशन और y एक्सिस के लिए लिखना हो तो वो क्या होगी, इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तभी पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस और जनरल फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर देखने के बाद में हमारा जो सॉलिड ज्योमेट्री चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सॉलिड ज्योमेट्री चैप्टर का 1 शॉट देखा है, जिसमें हमने 3 फिगर्स को कंसिडर किया है, जो कि है स्फीयर, कोन और सिलेंडर।
मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अब जो बचता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस या फिर जो टफ क्वेश्चंस है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी। देरी के लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे, क्या कि हमारे कैमरामैन की एग्जाम चालू थी और मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो के लिए थोड़ी सी देरी हुई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सब्सक्राइब बटन को कौन फेंक कर मारते हैं, सिलेंडर फेंक कर मारते हैं या फिर स्पीयर फेंक कर मारते हैं, कुछ भी फेंक कर मारो तो लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई डिफिकल्टी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं उसे पक्के से जल्दी सॉल्व आउट करने की और आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। साथ ही में अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई प्रेशर इशू है, एग्जाम का टेंशन है या फिर कोई पढ़ने की टेक्निक चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और ऐसी आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।